क्रूर और लगभग तानाशाह किस्म का निर्देशक है मानव कौल। मैं हूँ तानाशाह। आपकी और कुमुद मिश्रा की जुगलबंदी कैसे शुरू हुई? हम एक नाटक करते थे दुबे जी का, बेकार की बकबक। माशाल्लाह हम दोनों ही बहुत खराब काम करते थे उसमें। निर्मल वर्मा और बुकोस्की चेस खेल रहे हैं। वाह, चार्ल्स बुकोस्की, निर्मल वर्मा इन वन फ्रेम। तो वो रस्कोलनिकोव को हायर करते हैं काफका को ढूंढने के लिए। आप समझ रहे हो, मतलब ये नाटक किसकी समझ में आएगा? तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं राइटरों को ऐसे सेलिब्रेट करूं कि वो हीरो हैं हमारे। जब भी हम इस तरह का कोई काम देखते हैं मानव भाई, जैसे हैना गैट्सबी का नैनेट, जैसे मानव कौल का त्रासदी, तो हमें लगता है कि ये स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिए। मुझे ना मेरी माँ का बहुत ख्याल आता है। मुझे लगता है कि ये जो लिख रही हैं, मेरी माँ इससे भी कमाल लिख सकती थी। मुझे भी पता था कि माँ का अच्छी दाल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और एक ह्यूमन बीइंग को हमने अच्छी दाल बनाने तक सीमित करके रखा है। तो उनका कहना था कि जब बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा तो यही करना, नाटक लिखना। मैंने कहा ये थ्योरी ठीक नहीं है, मैं जो अभी लिखूंगा वो कभी नहीं लिख पाऊंगा। टूटी हुई, बिखरी हुई, दली हुई पाँव के नीचे पत्तियां, और वो जैसे मेरी कविता, जैसे मेरी कविता। और मैं पूरे समय यही सोचा था यहीं से गुजरा होगा वो, शायद ऐसी बरसात हो जाएगी, उसका कॉफी पीने का मन क्या होगा। कॉफी इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ योर राइटिंग। कॉफी जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ती गई। त्रासदी में भी स्टेज पे आप ब्लैक कॉफी पी रहे होते हैं, अभी भी वही पी रहे हैं। आप मिले कभी निर्मल जी से? तो मैं कमानी में 1.5 इंच ऊपर का शो था और मैं बैक स्टेज कर रहा था, और निर्मल जी सेकंड रो में बैठ के देख रहे थे। ये हमारा साझा दुख है। निर्मल जी से आप नहीं मिल पाए कभी? क्या बात, दिल्ली में रह के नहीं मिले? आप विनोद जी से मिले तो उसका एक छोटा सा वीडियो भी किसी ने डाला था। निर्मल जी जैसा अफसोस ना रह जाए, तो हम लोग जब चुनाव में गए थे तो मैं मिला और मैं रोया। ये बोलते बोलते मुझे इतना अजीब लग रहा है कि इस वाक्य में मैं इस्तेमाल किया। विनोद जी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ इतनी कृतज्ञता बोध से भर देती है कि सुदूर एक गांव में 4 लोग हैं, अपने जीवन में मग्न हैं, और अचानक से उनको ख्याल आया कि अरे ये आदमी जिंदा है कि नहीं। पीले स्कूटर वाला आदमी। पीले स्कूटर वाला आदमी की जर्नी बहुत अद्भुत है। बस मेरा दूसरा प्ले था, मैंने शक्कर के 5 बड़ी शराब खर्च हुई। बड़ी शराब खर्च। डायरेक्टर के हाथ में छड़ी कब आती है? मैं खुद को मार रहा होता हूँ, मैं उनमें से मारता किसी को नहीं। ऐसा आपको लग रहा है? आई हैव वीडियो एविडेंस। मैं ऐसे कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं सोच ज्यादा रहा होता हूँ ना। कभी कुछ वो गलत करते थे पुरी साहब, दीवार पे अपना सिर मारते थे, अरे पुरी साहब क्या कर रहे हो आप? तो अरे तो मैं जो कर रहा हूँ ऐसा होता था। Brought to you by ITIL। लल्लन टॉप बैठकी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं देश के मशहूर बटरफ्लाई स्ट्रोक के तैराक, लाइब्रेरी संचालक, पतंग विक्रेता, फ्लॉपी विक्रेता भी, झूठ बोलकर जूनियर आर्टिस्ट का काम करने वाले जबकि यूनियन के मेंबर नहीं थे, ऐसे गुलशन कुमार हत्याकांड के शुरुआती संदिग्ध जो अमरीश पुरी को भी टोकने की हिम्मत रखते हैं और भवानी भाई की कविता पाने के लिए चिरौरी करते हैं, पर कविता मिली नहीं। दुबे जी ने इनकार कर दिया दरेरा देकर कि तुम इससे लड़कियों को इम्प्रेस करोगे। ऐसे सुख का दुख वहन करने वाले कमाल के हरफन मौला कलाकार, जिनकी जड़ें बारामूला से जुड़ी हैं, जिनका विस्तार नर्मदा के किनारे हुआ, और होशंगाबाद से मुंबई तक का सफ़र जो कि अब पूरी दुनिया में विस्तार पा चुका है, काहे से कि ये नाटक करते हैं। भला हो एकलव्य का, कितने ही धनुर्धर वहीं से अपनी शुरुआत पाते हैं। ऐसे कलाकार जिनका नाम है मानव कौल, और जो जब नाटक नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, दिन में सीए टॉपर और रात में पुरुष वैश्या होने की तब किसी त्रासदी का मंचन कर रहे होते हैं, जो इस दुनिया के सब पुरुषों को देखना चाहिए ताकि वो दुनिया की सब स्त्रियों को, या अपनी दुनिया की पहली स्त्री को, अपनी माँ को नई नज़र से देख सकें। तब ये चोरी चोरी चुपके चुपके किसी शीशे के सामने खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती का स्मरण करते हुए ब्रेक डांस का पुराना अभ्यास कर रहे होते हैं। मानव कौल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत, अरे बाबा। कैसे हैं आप? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ऐसे निकल गई मेरी आंखों के सामने। जी, आपका जीवन बहुत कमाल है। हम तो जितना कुछ जान पाए, पढ़ पाए,
मैं इस इंटरव्यू के शुरुआत में सबसे ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और उस प्रेम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप ज़िम्मेदार हैं। आपका लिखा, आपका अभिनय और आपकी एक्टिंग, आपका डायरेक्शन, जितना भी मैं 41-42 साल में उनसे होके गुज़र पाया हूँ, वो मेरी अनुभूतियों का, मेरी संवेदना का हिस्सा बने हैं। इसलिए बहुत कृतज्ञता के साथ बहुत प्रेम आपको। बहुत बहुत प्रेम आपको। थैंक यू सो मच। मैंने 2 रोज़ पहले आपका नाटक देखा, त्रासदी, जो आपकी एक कहानी पर आधारित है और उसी का मैं जिक्र भी कर रहा था शुरुआत में कि सबको वो ज़रूर देखना चाहिए। जब भी हम इस तरह का कोई काम देखते हैं मानव भाई, जैसे हैना गैट्सबी का नैनेट, एब्सोल्युटली। जैसे अनुभव सिन्हा की थप्पड़, जैसे मानव कौल का त्रासदी, तो हमें लगता है कि ये स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिए हमारी जेंडर विषयक शिक्षाओं के लिए। आपके जहन में ये कहानी और फिर इस कहानी को मंच पर लाने का जो ख्याल है वो कैसे आया, वो जर्नी बताइए प्लीज़। ये कहानी शायद मैंने लिखी थी जो बहुत अलग कहानी है, क्योंकि नाट्य जब रूपांतरण होता है कहानी का तो वो आपके बहुत सारे अनुभव के बाद एक नया नाटक, तो कहानी थी लेकिन नाटक अलग है और कहानी भी ऐसी ही है, बट ये बहुत मैच्योर हुई है और एक कहानी कहने के तरीके में एक नाटककार की भूमिका पहले आती है, फिर डायरेक्ट किया मैंने खुद को, फिर एक्ट किया, तो वो बदली है कहानी काफ़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पुरुषों का, मुझे जहाँ तक अभी अंदाज़ा है, बिकॉज जितना मैं पिछले काफ़ी समय से महिला लेखन पढ़ रहा हूँ, एक कलेक्टिव गिल्ट है जिस तरीके का, एक जो मैं लेके चलता हूँ अपने सर पे। जैसे मुझे मैं जब एलिना फेरेंटे को पढ़ता हूँ, या मैं एन अर्नेक्स, एक फ्रेंच राइटर, उनको पढ़ता हूँ, या मैं नाया मारी एडिट को पढ़ता हूँ, उनको पढ़ने के बाद मुझे ना मेरी माँ का बहुत ख्याल आता है। मुझे लगता है कि ये जो लिख रही हैं, मेरी माँ इससे भी कमाल लिख सकती थी। वो इतना अच्छा लिखती थी और इतना लिखना चाहती थी, और वो एक गिल्ट है। यहाँ हम श्रीमती माया कौल की बात कर रहे हैं। और वो गिल्ट मेरी माँ का भी है और उनके आसपास की बहुत सारी औरतों का भी है जो बहुत अच्छा लिखती थी। मेरी कई दोस्त हैं जो बहुत अच्छा लिखती थी, मतलब जब मैं भोपाल में थिएटर करता था या बाद में करता था, फिर वो लिख नहीं पाई। तो मुझे एक कलेक्टिव गिल्ट है कि मैंने भी नहीं लिखने दिया। मतलब मैं जिम्मेदारी पुरानी की नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरी भी अपब्रिंगिंग स्मॉल टाउन की है। मुझे भी पता था कि माँ का अच्छी दाल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और एक ह्यूमन बीइंग को हमने अच्छी दाल बनाने तक सीमित करके रखा है। और हम ये बोलते हैं मेरी माँ के हाथ की दाल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड आई हेट दिस लाइन। अब क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या नहीं कर सकता था, उसको जीने की जगह ही नहीं दी गई। और तो वो जो एक कलेक्टिव गिल्ट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो तुम्हारे बारे में एक नाटक मैंने अभी किया है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इसी इसमें। वो मैं कहता हूँ मैंने मेरी माँ के लिए किया है, असल में वो नाटक। और फिर त्रासदी का जब आया तो मैंने कहा कि आई हैव टू डू दिस प्ले। और ये आप यकीन मानेंगे, ये इतना तेज़ी से सैलाब आया था कि मैंने इसको जब रिहर्सल चालू की थी, 1 महीने में मैंने इसके 10 शो कर दिए थे। जिस पहले दिन रिहर्सल चालू की, इतना फास्ट हमने किया काम कि समथिंग हैपेंड, आई सेड आई नीड टू डू दिस। कुछ एक आपके जानकारों ने बताया कि आपने विदेश में कोई एक इस तरह की परफॉर्मेंस देखी 45-50 मिनट की ड्रामेटिक, और उससे फिर ख्याल आया कि इस तरह की चीज़ की जाए पर सिर्फ वो ह्यूमर बेस्ड ना हो। वो क्या था? नहीं, असल में एंड्रयू स्कॉट एक बहुत ही मेरे फेवरेट एक्टर हैं जिनको मैं बुरी तरह फॉलो करता हूँ, बिकॉज पहली बात तो वो लंदन थिएटर के एक्टर हैं और वो थिएटर के अद्भुत एक्टर हैं। साथ साथ उन्होंने फ्लीबैग में जो काम किया है, साथ ब्रिलियंट, मतलब शर्लॉक में यू जस्ट सी हिज परफॉर्मेंस, यू फील कि डिलाइट है आदमी। तो मैं उनको फॉलो पागलों की तरह करता। तो जब मैं लंदन में था तो वो एक सोलो परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो मैं उनसे सोलो देखा भी, उनसे मिला भी। तो जब मैंने उनका सोलो परफॉर्मेंस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहानी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने काम अच्छा किया। सी वॉल नाम था उस कहानी का। मुझे लगा मैं कर सकता हूँ ये, इससे मैं इस तरीके के काम मैं कर सकता हूँ। तो आप जिसको फॉलो करते हो, आपको लगता है कि आप थिएटर, मैं भी थिएटर करता हूँ, वो भी थिएटर करते हैं, वो भी फिल्म करते हैं, मैं भी फिल्म करता हूँ, तो मुझे लगा मैं आसपास हूँ, मैं कर सकता हूँ ये। तो इसलिए त्रासदी चालू हुआ।
चलिए फिलहाल त्रासदी से कौमुदी की तरफ चलते हैं। कौमुदी कुमुद मिश्रा और शुभज्योति बराट का एक बहुत कमाल का प्ले है। उसमें अभिषेक शुभज्योति भी मजूमदार है, ने, अभिषेक भी हैं, गोपाल दत्त भी हैं, गोपाल भी है उसमें। गोपाल भी हैं। तो अभी नाटकों का जिक्र हो रहा है। नाटकों का एक बड़ा मकबूल समारोह होता है मुंबई में, पृथ्वी फेस्टिवल। उसमें इस दफ़ा आपका एक नया नाटक आ रहा है, प्रेम में आदमी प्यार आदमी को कबूतर बना प्यार देता है। आदमी को कबूतर बना देता है। ये आपकी जो प्रेम कबूतर है प्रेम कबूतर किताब, उसमें से उसकी कहानी है। उसकी एक कहानी कुछ वो असल में ये कहानी हो चुकी है यहाँ श्रीराम सेंटर में, बहुत लोग करते हैं, बाकी लोग भी बहुत करते हैं। ये कहानी बहुत फेमस है। अभी मैंने इसके राइट्स दिए हैं, कन्नड़ा फिल्म बन रही है इस कहानी पे। तो ये कहानी 3 लड़कों की है, सलीम, राजू और सुनील की। और कैसे एक छोटे शहर में, जब एक्चुअली मैं वो सलीम जावेद का देख रहा था एपिसोड, जी तो जो सलीम भाई ने जो कहा था कि वो इंदौर में प्रेम पत्र लिखते थे अपने दोस्तों के लिए। तो ये जो छोटे शहर में ना, जब आप लेखक होते हो तो आपसे आपके दोस्त लिखवाते हैं कि यार ये कुछ अच्छा लिख दे यार, मुझे लेटर देना। क्योंकि पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो प्रेम की पराकाष्ठा थी कि आप एक लेटर दे दो और एक लेटर मिल जाए, उससे आगे कुछ नहीं होता है। पराकाष्ठा प्रेम की भी, दुस्साहस की भी, दुस्साहस की भी, और वो भी किसी बच्चे के हाथों आपको पहुंचाना पड़ता है, और बच्चा ही जो है मैसेंजर होता है। तो उसमें सुनील का प्रेम का पत्र लिखना और उसका लेखक होते जाना, ये है प्रेम कबूतर। ऐसा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। छोटे शहर की प्री मोबाइल एरा वाली जो है कहानी मुझे अच्छी लगती है। कैसे तय करते हैं मानव कौल की अब अपनी लिखी या किसी और की लिखी इस कहानी पे नाटक करना है? वो पूरी थोड़ी सा प्रक्रिया के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों ने कहा कि उनका बहुत इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी है। वो उस दौरान खुद क्या लिख रहे हैं और किन लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, उससे फिर वो टेम्पलेट तय होता है। हालांकि ये भी कहा कि बहुत क्रूर और लगभग तानाशाह किस्म का निर्देशक है मानव कौल। योर रिएक्शन सर? मैं हूँ तानाशाह, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके हैं नाटक बनाने के। एक तरीका है कि आप एक आइडिया दो और जो एक्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करने दो, दे विल गिव यू समथिंग, एंड हम लोग मिलके एक प्ले बनाएं। एक तरीका ये है। और मेरा तरीका है कि मैं ऑफकोर्स ये देता हूँ, जैसे तुम्हारे बारे में जो नाटक बना है या ये भी बन रहा है, लेकिन उसमें ना मैं बहुत इमेज पे देखता हूँ, मैं इमेज खेलता हूँ, मैं इमेज पे रहता हूँ और राइटिंग पे रहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको सोचने नहीं देता हूँ। मैं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है रिहर्सल स्पेस में, तो मैं लगातार उनको इमेज पे इमेज में थ्रो करता जाता हूँ, एंड दे हैव टू फॉलो। इवेंचुअली दे स्टार्ट गेटिंग इट, और उसमें जान आना चालू होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई नाटक किए हैं जिसमें 10 शो के बाद लोगों को समझ में आया एक्टरों की, अच्छा नाटक तो यहाँ पड़ता है, लेकिन उनको 10 शो लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 10 शो जो होते हैं वो वार्म अप होता है, एंड 10 के बाद एक्चुअल एक्टर परफॉर्म करना चालू करता है। तो वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो मैं उस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, थिएटर जो है एक्टर का मीडियम, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इट्स एंड ऑफ द डे इट्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पर्सन। जब आप रतन श्याम का प्ले देखने जाते हैं, आपको हर जगह रतन श्याम दिखता है। इनफैक्ट एक बात तो बहुत ही अद्भुत, एक रतन श्याम की एक प्ले था जिसमें रतन श्याम बीच में से गुजर जाते हैं खुद गुजरे हैं वो प्ले से, मतलब वो एक एंट्री लेते हैं। इट्स दैट रतन श्याम। सो मेरा कहने का मतलब है, जब आप हबीब साहब का प्ले देखते हैं, हबीब साहब को देख रहे होते हैं हर जगह, तो आप वहाँ नहीं बोलते कि नहीं ऑफ कोर्स आप जैसा मैं प्यार में आदमी कबूतर हो जाता है, एक म्यूजिकल कर रहा हूँ। वो म्यूजिकल मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे एक्टर हैं जो गजब का म्यूजिक कंपोज करते हैं, मोहित, और गजब के गाते हैं अजितेश। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स यही लोग दे रहे हैं मुझे कि मैं उनके साथ कर सकूँ, बट उनको उनके वहाँ तक पोटेंशियल तक जाना पड़ेगा कि ये प्ले गजब का प्ले हो। उस पोटेंशियल तक जाने के क्रम में डायरेक्टर के हाथ में छड़ी कब आती है? पूरे समय रहती है। मैं खुद को मार रहा होता हूँ, मैं उनमें से मारता किसी को नहीं। आई हैव वीडियो एविडेंस। बट ऑफकोर्स वीडियो एविडेंस होगा नहीं कि मैंने किसी को मारा है। हाँ। मैं ऐसे कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं सोच ज्यादा रहा होता हूँ ना, मेरे दिमाग में ऐसा आपको लग रहा है। हाँ। पर जब निर्देशक चहलकदमी करते हुए और अपने आप को छड़ी मार रहा है, तो उससे ज़्यादा तेज तो छड़ी
उनको लग रही ना जिनको परफॉर्म करना है। हाँ वो थोड़ा सा है, लेकिन अब क्या है ना, लोग मुझे समझ गए हैं कि इनका गुस्सा जो है वो बड़ा कैरेक्टर पे है। बाहर आके हम लोग सब दोस्त हैं बहुत अच्छे। सत्यदेव दुबे को गुस्सा आता था? भयंकर। मुझे याद है कि दुबे जी जब अमरीश पुरी साहब को डायरेक्ट कर रहे होते थे तो पुरी साहब बड़े हो गए थे काफ़ी, मतलब भाई अमरीश पुरी हो चुके थे, वो 1.5 इंच ऊपर डायरेक्ट कर रहे थे। तो कभी कुछ वो गलत करते थे पुरी साहब तो दुबे जी दीवार पे अपना सिर मारते थे, अरे पुरी साहब क्या कर रहे हो आप, तो पुरी अरे दुबे जी कर रहा हूँ, ऐसा होता था। उनका बड़ा सुंदर रिलेशनशिप था। प्लीज टेल अस अबाउट योर फर्स्ट एनकाउंटर विद दैट लेजेंड। दुबे जी तो एक वर्कशॉप हुआ करती थी, ओपन वर्कशॉप पृथ्वी में हर मंडे, इसमें 200 लोग करीब होते थे और एक ही पैसेज होता था, मनुष्य का अनुभव। एक निर्मल वर्मा का पैसेज था। क्या पैसेज था? मनुष्य का अनुभव ये कि मैं मनुष्य हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो नॉन ड्रामेटिक पैसेज था, एक तरीके ऐसे था बेसिकली। तो उस पैसेज को वो बोलते थे दीवार की तरफ देख के 200 बार बोलना है आपको, 200 बार? 200 बार बोलना। तो क्या होता था, उनका ये थ्योरी थी कि जब आदमी थक जाता है और सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तब वो उसकी मीनिंग फूटना चालू होते हैं, क्योंकि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अब वो मीनिंग खुद फूट रहे हैं। आप कभी हंस के बोलने लगते हो, आप थक के बोलने लगते हो, आप रो के बोलने लगते हो और उसके मीनिंग बदलने लगते हैं। और वो जो रियलाइजेशन है एक एक्टर के लिए बड़ा अद्भुत है कि जब मैं एफर्टलेस हूँ, ये कितना अद्भुत है, एफर्ट डालते ही सब गड़बड़ कर देता हूँ, यू नो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका आइडिया था। तो हम बोलते थे, तो उसमें से उन्होंने मुझे एक प्ले में ले लिया, इंशाअल्लाह नाम के प्ले में, और उनके साथ काम किया। लेकिन मुझे याद है मैं दुबे जी से इतना डरता था कि 4 साल तक उनको हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाया था मैं, क्योंकि वो एक तो मेरे को गुस्से से भी डर लगता था और ये भी था कि मेरे उसमें, हम छोटे शहरों से आते हैं तो हमारे लिए गुरु शिष्य की परंपरा बहुत बड़ी है। एक तो हम नीचे ही, अगर उन्होंने कुछ बोला है, जैसे उन्होंने एक बार मुझे डांट रहे थे, कहाँ है मेरा चश्मा, दे मेरा चश्मा कहाँ, मुझे दिख रहा था कि चश्मा उनके सर पे रखा है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं बोलने की कि सर पे आपके चश्मा। मैं डांट खाता रहा। मैंने कहा जब शांत हो जाएंगे तब बोल दूंगा कि सर ऊपर आप ही के पास सर पे रखा है। तो वो थे उसमें, लेकिन उन्होंने, मतलब वो मेरे इस तरह से गुरु रहे, फिर दोस्त हुए, फिर हम दोनों की अनबन हुई। फिर मैंने एक नाटक लिखा शक्कर के 5 दाने, उस पर वो बहुत गुस्सा हुए। क्यों? वो गुस्सा हुए कि उनका बहुत कहानियां चलती हैं इस चीज़ को लेकर भी। उनका कहना था कि उनको ऐसा लगता था, और मतलब गुरु थे मेरे, उनको लगता था मैं स्टार बनूंगा, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, और मैं लिखना और डायरेक्ट करना चाहता था। तो वो बहुत गुस्सा थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तूने लिखा है प्ले, तू एक्ट कर, मैं डायरेक्ट करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुमुद के लिए लिखा है, कुमुद ही एक्ट करेगा, कुमुद मिश्रा, और मैं ही डायरेक्ट करूँगा। तो वो एक बार दारू की बोतल लेके मेरे घर आ गए मुझे मनाने, और हम लोग दारू पी रहे हैं और वो मुझे सिर्फ जो है गरिया रहे हैं। तब तक हम दोस्त हो गए थे। तो उनका कहना था कि जब बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा तो यही करना, नाटक लिखना। मैंने कहा ये थ्योरी ठीक नहीं है, मैं जो अभी लिखूंगा वो कभी नहीं लिख पाऊंगा। तो वहाँ पे हमारी हो गई अनबन। तो वो नाराज़ रहे काफ़ी साल, क्योंकि मैं लिखता ही चला गया और मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी। मैंने उनके प्ले में भी काम करना छोड़ दिया था, और मैंने पूरी तरह एक्टिंग छोड़ दी थी। तो ये बात मुझे लगता है कि अगर मैंने वो नहीं काम किया होता, मैं शायद, हाँ मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता लाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरु से मेरी लड़ाई हुई और मैंने वो नहीं किया जो वो कहते थे कर। नाइस। ऐसा शीर्षक उन्होंने ही रखा था ये? नहीं, मैंने पहले एक फालतू शीर्षक दिया था, मैं ठीक हूँ उसका। तो उन्होंने बोला कि क्या नाटक है, क्या नाम है? मैं ठीक हूँ। ये क्या नाम हुआ, ये कोई नाटक है? तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, कहता नहीं है, मैं सोचता हूँ। फिर जब उसी समय मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहा था तो मैंने कहा एक्चुअली शक्कर के 5 दाने ज़्यादा अच्छा नाम है, ये रखते। तो वो इंस्टिंक्टिवली नाम चला गया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो नाम ठीक नहीं है। आपकी और कुमुद मिश्रा की जुगलबंदी कैसे शुरू हुई? वो भी शुरू हुई क्योंकि हम एक नाटक करते थे दुबे जी का, बेकार की बकबक नाम का नाटक था एक। तो कुमुद और मैं उसमें कास्ट थे। माशाल्लाह हम दोनों ही बहुत ख़राब काम करते थे उसमें। बहुत ख़राब काम करते थे। ये मतलब सुन के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस वाक्य को कैसे प्रोसेस करें कि दो इतने कमाल के एक्टर, कुमुद एंड मानव, और वो कह रहे हैं कि हम बहुत खराब काम करते थे। हाँ, ये कुमुद को भी बात पता थी, मुझे भी बात पता थी, क्योंकि वो नाटक जो है ना कुमुद को बहुत पसंद था ना मुझे बहुत पसंद था, उसकी लेखनी और उसका।
ठीक दुबे जी का नाटक था तो हम कर रहे थे, शोज़ किए हमने, लेकिन हम दोनों ही मतलब वो नहीं थे। और एक्चुअली क्या है, उस समय कुमुद भी, जब मैं अब सोचता हूँ तो कुमुद और मैं, हम दोनों, कुमुद भाई, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि हमें कुछ चाहिए था। 21 साल की बात है, कौन सा दौर? 2002 2003। ओके। तो कुमुद भाई भी उस दौर से गुजर रहे थे कि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें कुछ नाटक चाहिए अच्छा। और मैं भी गुजर रहा था कि मुझे कुछ करना है और एक्टिंग नहीं करनी है, कुछ और करना है। और मैंने फिर शक्कर लिखा, उनको एक दिन सुनाया, उन्होंने बोला पूरा लिख दो तो अपन कर लेंगे। उन्हें पता नहीं था कि मैं लिख ही दूंगा और नाटक हो ही जाएगा, और हो गया नाटक, और मज़ा आया। उसके बाद फिर हमारी जर्नी चालू हो गई कुमुद भाई और मेरी। धीरे धीरे उनको मेरे ऊपर विश्वास बढ़ता गया, धीरे धीरे मैं उनको और सरप्राइज़ करना चाहता था, तो मैं और इंटरेस्टिंग नाटक लिखने लगा। तो मेरा बहुत नाटक का श्रेय बहुत कुमुद भाई को जाता है। आप इस नाटक का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे एक और नाटक ध्यान आ रहा है जिसका शीर्षक है एक। ये नाटक आप बनाने वाले थे पर बना नहीं। एक आनंद गांधी। हाँ 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 हाँ, अरे बाबा ये कहाँ से पता लगी आपको बात? तो जॉनथन लिविंगस्टन सीगल जो है उसका आनंद गांधी और मैं जो थे, एक पुरानी हमारी दोस्ती थी। तब मैं आनंद को हर बात पे डांट देता था। वो नया नया जो है कुछ कर देना चाहता था। उसकी शॉर्ट फिल्म मैंने काम भी किया है, शुरू की। तब उसको मेरी कविताएं बहुत पसंद आती थी, तो वो बड़ा मेरी कविताएं सुनता था और मेरे को वो सारी कविताएं अच्छी नहीं लगती थी। मैंने क्या कविताएं तेरे को पसंद आती हैं, ये तो अच्छी कविता नहीं है। तो मैंने उस समय इच्छा रखी थी कि यार मैं ये सीगल पे एक नाटक करना चाहता हूँ एक। तो मैंने एक नाटक लिखने की कोशिश की थी। वो ये ऐसे कई कोशिशें की हैं मैंने, जो अधूरे नाटक लिखे हैं मेरे लैपटॉप में आज भी, वो हज़ारों, उसमें से कुछ ही पूरे होते हैं। हज़ारों मतलब मेरे अगर मतलब लैपटॉप खोल के सिर्फ ईयर बाय ईयर फोल्डर्स देखें, वर्ड फाइल, तो हर साल की पता नहीं कितनी फाइलें हैं जो पूरी नहीं हुए। इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से भी कोई कनेक्शन था क्या? किसका? इस नाटक का या इस कंसेप्ट का? नहीं। क्योंकि एक और जानकार ने कहा कि एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काल्पनिक बायोग्राफी जैसा कुछ प्लॉट था। उस समय उनसे बहुत वो था, मैं बहुत पढ़ता था उनको, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन शायद वो क्या है, उनकी कविताएं बहुत पढ़ी जा रही थी हमारे ग्रुप में और हम पढ़ रहे थे, तो शायद ऐसा हो कि वो था ना, 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ मैं इसको भी मिक्स कर दूंगा, इसको भी मिक्स कर दूंगा, ये भी मिक्स कर दूंगा। क्योंकि मुझे अभी भी लगता था कि थिएटर में अभी तक ना हमने राइटरों को सेलिब्रेट नहीं किया है। और भवानी भाई, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा, मतलब एज ए बतौर उनकी कहानियाँ लेना नहीं, उनको एक हीरो की तरह पेश करना, जो मैंने एक रेड स्पैरो में करने की कोशिश की थी, जो बहुत ही किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसमें किया था कोशिश कि विनोद कुमार शुक्ल एक कैरेक्टर है, बुकोस्की एक कैरेक्टर है, निर्मल वर्मा और बुकोस्की चेस खेल रहे हैं। वाह, चार्ल्स बुकोस्की, निर्मल वर्मा इन वन फ्रेम। और वो वहाँ से प्ले चालू होता है। अब आप सोचिए, दो विपरीत लिखने वाले चेस खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं कि रेड स्पैरो किसके पास है, क्योंकि वो बुकोस्की का नॉवेल था। और पता लगता है रेड स्पैरो जो है एक ही आदमी जानता है, काफका, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो रस्कोलनिकोव को हायर करते हैं काफका को ढूंढने के लिए। आप समझ रहे हो, मतलब ये नाटक किसकी समझ में आएगा? तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं राइटरों को ऐसे सेलिब्रेट करूं कि वो हीरो हैं हमारे, और वो स्टेज पे। शर्ट का तीसरा बटन, आपने ये बताया तो मुझे ध्यान आ गया, जरा दर्शकों को बताएं इसके बारे में। तो शर्ट का तीसरा बटन मेरा उपन्यास है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है, ट्रांसलेशन आ रहा है दिसंबर में। तो शर्ट का तीसरा बटन जो एक इमेज देता है ना आपको, मुझे वो बहुत सुंदर लगती है। एक स्कूल के बच्चे की इमेज जो अपने शर्ट के तीसरे बटन को देख रहा है, वो इतनी सैड इमेज है, और उसी पे है पूरा नॉवेल, उस इमेज पे कि एक बच्चा अपने शर्ट के तीसरे बटन को देख रहा है। ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि मानव की राइटिंग पहली रीडिंग में बड़ी आत्मपरक सी लग सकती है, कि वो अपने भीतर उतरता जा रहा है, पर वो सब इतना यकीनी होता है कि फिर सबको लगता है कि नहीं ये तो हमारी भी कहानी है। थिएटर के कंटेक्स्ट में भी इस तरह की बात आई। एक और इस बातचीत के क्रम में एक लेखक का जिक्र आया जिनका नाम है क्रिस्टी लेफ्टेरी। उनका भी कुछ इम्प्रेशन आपको लगता है आपके ऊपर है? नहीं, आई थिंक उनका वो एक ब्रिटिश राइटर है जी। उनका
जैसे मैंने एक किताब लिखी थी टूटी हुई बिखरी हुई, जो एक इरोटिका है अपने आप में, लेकिन मैं बहुत समय से एक बात से जूझता रहा था कि पुरुष को महिला के बारे में लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को महिलाओं के बारे में लिखना चाहिए, ऐसा मुझे पहले लगता था कि हम क्यों लिख रहे हैं ना, उन्हें लिखना चाहिए। फिर जब मैंने इनका उपन्यास पढ़ा बी कीपर ऑफ एलेप्पो, तो मुझे लगा ये तो इन्होंने अली की एक कहानी लिखी है जो सीरियन रिफ्यूजी है, और मतलब उसमें लिखी है एकदम, और ये कैसे लिख सकती हैं इतना अद्भुत एक सीरियन रिफ्यूजी की पूरी जर्नी के बारे में। मैं कहा जब ये लिख सकती है मैं भी लिख सकता हूँ। फिर मुझे लगा नहीं हमें लिखना चाहिए, इसलिए मैंने त्रासदी लिखा है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है, इसलिए मैंने टूटी हुई बिखरी लिखा है। तो एक तरीके का एक दोस्त होता है अगला लेखक, वो आपको एक संबल देता है कि गुरु खेल जाओ, सही खेल जाओगे, ठीक। टूटी हुई बिखरी हुई दली हुई पाँव के नीचे पत्तियां, और वो जैसे मेरी कविता, जैसे मेरी कविता, अद्भुत है। शमशेर बहादुर की ये कविता था। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं जिनमें वो फंसने नहीं आते। बहरहाल हम राइटर्स की बात कर रहे हैं। अल्बेर कामू का बहुत जिक्र आता है, ख़ास तौर पे द स्ट्रेंजर का। आप कैसे देखते हैं उनकी राइटिंग को और उनके अपने ऊपर असर को? जैसे जो कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो मैंने अपने अपब्रिंगिंग में जितना लिटरेचर पढ़ा है जी, उसमें एक तरीके का इमोशनल क्वोशंट बहुत होता है। फिर आप बांग्ला लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें एक तरीके का एक हरे हुए आदमी का या छूट गया चीज़ें और किसी को पता ना लगे, वो ना वाला एक प्रेम का भाव रहता है कि मैं एक सेक्रीफाइस कर लूँगा लेकिन पता नहीं लगेगा, वैसा। यहाँ आप फिर अचानक एक दिन स्ट्रेंजर उठाते हैं, पहला वाक्य पढ़ते हैं, आपको पता है उस किताब का पहला वाक्य ने मेरे को नहीं जाने कितने लोगों को ऐसा किया, व्हाट, एक्चुअली यही है ना। और आप पूरी जब किताब पढ़ते हैं, इतनी कोल्डनेस से लिखा गया नॉवेल है कि मैं जब पेरिस गया था तो मैं पेरिस में उस कमरे में रहना चाहता था जिस कमरे में बैठ के स्ट्रेंजर लिखा गया है। मैंने वो कमरा ढूंढ भी लिया था, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि ये होटल बदल चुका है, वो जल गया था होटल, दूसरा होटल। तो ये कमरा कहते हैं कि यहाँ कहीं था जहाँ पे बैठ कर, लेकिन मैं वहाँ गया था। मतलब मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ राइटरों से ना, मैं उनके वहाँ तक रूट तक जाना चाहता हूँ जहाँ पे वो जाके उन्होंने ये किया है। तो जब मैं फिर उस इलाके में दिन भर घूमता रहता था, वहाँ की मैंने पेरिस में और कुछ नहीं देखा, आपको पता है, मैं सिर्फ कामों के उस इलाके में घूमता रहना चाहता था और लिख रहा था, बहुत दूर कितना दूर होता है। और मैं पूरे समय यही सोचा था यहीं से गुजरा होगा वो, शायद ऐसी बरसात हो रही होगी, उसका कॉफ़ी पीने का मन क्या होगा, और वो फील कर रहा होगा कि वो स्ट्रेंजर है इस टाउन में, जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ, यहाँ कोई मुझे नहीं जानता। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल to see Kamu and you together and having a coffee. Coffee is such a strong character in most of your writings. Yeah. क्योंकि वो जितना मैंने यूरोप ट्रैवल बढ़ता गया, कॉफ़ी जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, ऐसा है। त्रासदी में भी स्टेज पे आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे होते हैं, अभी भी वही पी रहे हैं। आपके नाटक ग्रुप का नाम है अरण्य। इसका निर्मल जी के आखिरी उपन्यास अंतिम अरण्य से पूरा लेना देना है। मैं वही उपन्यास पढ़ रहा था उस वक्त जब ग्रुप का नाम रखा गया, और मेरे हाथ में था उपन्यास जब सब लोग बोले थे क्या नाम रखें ग्रुप का, रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड है। तो मैंने कहा अंतिम अरण्य है, अरण्य रख दो, हमारा तो अरण्य शुरू हुआ है, अंतिम नहीं है। तो आप मिले कभी निर्मल जी से? बहुत ही दुख है मुझे इस बात का कि मैं मिला। मुझे याद है मैं 1.5 इंच ऊपर में बैक स्टेज करता था जब पुरी साहब परफॉर्म करते थे, तो मैं कमानी में 1.5 इंच ऊपर का शो था और मैं बैक स्टेज कर रहा था, और निर्मल जी सेकंड रो में बैठ के देख रहे थे। और तब तक मुझे पता नहीं था कि निर्मल वर्मा जो हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, वो यही हैं और इनसे मिलना है या मिला जा सकता है, मुझे पता ही नहीं था। और जब तक मैं और डिस्कवर करता निर्मल वर्मा को, तब तक वो नहीं थे। और मुझे बहुत, इसलिए मैं विनोद कुमार शुक्ल के पीछे पड़ गया था लाइफ में कि मैं ये तो नहीं मिल पाया, ये हैं, मैं इनको तो नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा साझा दुख है निर्मल जी से। आप नहीं मिल पाए कभी? क्या बात, दिल्ली में रह के नहीं मिले? आपको पता है मैं खालिद जावेद के पीछे पड़ा रहता हूँ। क्यों? मैं खालिद जावेद से मिलता रहता हूँ क्योंकि खालिद जावेद तो एक भक्त है निर्मल वर्मा के, और दूसरा उनके पास जो निर्मल वर्मा के किस्से हैं, मैं ऐसे बैठ के सुनता हूँ खालिद जावेद को। फिर क्या हुआ था, एक दिन मैं गया, सिगरेट मेरी जेब में थी, वो इतना प्यार से सुनाते हैं निर्मल वर्मा के किस्से। आप मतलब एक तो अद्भुत राइटर भी हैं, और उनका किस्से सुनाना, मैं सिर्फ बरेली जाता हूँ, मैं कहता हूँ आओ चाय पीते हैं, बैठ के हम नुक्कड़ पे चाय पीते हैं। वो बरेली में वो डॉक्टर साहब के
थिएटर फेस्टिवल में? फेस्टिवल में जाता हूँ, तो मैं बरेली में मेरा जाने का बहुत है उनसे मिलने। मैं खालिद जावेद तो मतलब उर्दू के विनोद कुमार शुक्ल हैं वो, आप पढ़िए उनको, वो अद्भुत है। वाह। देवियों और सज्जनों, ये जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, ये प्रॉपर के भी प्रॉपर नाउन हैं ये लोग। तो आप में से अक्सर कई लोग, आई एम श्योर मानव से तो बहुत ज़्यादा पूछते होंगे, हम लोगों से भी इनबॉक्स में पूछते रहते हैं क्या पढ़ें क्या देखें। तो जितने भी नामों का जिक्र हुआ है उनको खोज कर देखिए, पढ़िए। रतन थियाम, सत्यदेव दुबे, और जिन राइटर्स का जिक्र हो रहा है, इनफैक्ट उदयन वाजपेयी जो हैं, उन्होंने एक पूरी श्रृंखला निकाली है रजा फाउंडेशन से, और रजा फाउंडेशन से उस श्रृंखला में इंटरव्यूज हैं। उन्होंने, आई थिंक वो हमारी ना बहुत ही अद्भुत किताबें हैं वो जी, उदयन वाजपेयी ने जो की रजा है। फाउंडेशन के बैनर तले बहुत अच्छा काम हुआ है। तो उसमें रतन थ्यम का के ऊपर है एक पूरा, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के ऊपर इंटरव्यूज और बहुत ही विस्तृत जानकारी, बहुत सुंदर किताबें हैं वो मेरे ख्याल से किसी भी आदमी को दबोच लेनी चाहिए तुरंत। आप विनोद जी से हम मिले तो उसका एक छोटा सा वीडियो भी किसी ने डाला था, एंड निर्मल जी जैसा अफसोस ना रह जाए, तो हम लोग जब चुनाव में गए थे तो मिला था? मैं मिलने गया। अरे वाह। मैं मिला और मैं रोया, और ये बोलते बोलते मुझे इतना अजीब लग रहा है कि इस वाक्य में मैंने मैं इस्तेमाल किया। क्या व्यक्ति है। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू आपका हो रहा है पर मैं आपको हम बात कर रहे थे, और बात के आखिरी में वो अपने घर के बाहर वाले हिस्से में जो झूला है, चूँकि अब उनको सुनाई कम देता है, तो बोले कि मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये जो औरत जा रही है, ये जो बच्चा जा रहा है, ये जो बूढ़ा जा रहा है, ये सफाई वाला, ये पुलिस वाला, ये क्या बातें कर रहे होंगे नई दुनिया में। तो उसके पहले कुछ जिक्र चला स्वास्थ्य का, तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर एक प्रसंग सुनाया। बोले कि मेरे पास उसका वीडियो ऑडियो भी एक दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया था। बोले एक रात मैं सो रहा था तो ये बगल में फ़ोन बजा ज़ोर से, 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा, पर मुझे तो सुनाई नहीं दिया। बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था तो वो उठ के आया। उधर से कोई आदमी था, शायद शराब पिए हुए था, बिहार के किसी कस्बे से या उसके पास के गांव से फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ोन करके पूछा कि ये विनोद कुमार शुक्ला का नंबर है? तो बेटे ने कहा जी। तो पूछा वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं? तो उन्होंने कहा जी जीवित हैं, मतलब वो अटपटा गया। बोला नहीं नहीं, हम कुछ दोस्त बैठे थे तो हमें उनका ख्याल आया, फिर हमने बहुत पहले किसी मैगज़ीन में उनका लिखा कुछ पढ़ा था, तो हमने वो खोजी, तो टाण बोलते हैं वो ऊपर ऐसे स्टोर, तो वहाँ मिल गई वो, तो उसमें ये नंबर लिखा हुआ था, तो हमें लगा कि हम पूछें क्योंकि ये तो बड़ी पुरानी मैगज़ीन है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो जीवित हैं। तो बोले चलिए ठीक है, रख दिया। विनोद जी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ इतनी कृतज्ञता बोध से भर देती है कि सुदूर एक गांव में 4 लोग हैं, अपने जीवन में मग्न है, और अचानक से उनको ख्याल आया कि अरे ये आदमी जिंदा है कि नहीं। एंड द वे ही प्रोसेस दिस होल इंसिडेंट कि आई एम सो हैप्पी। बोले रोज सुबह उठता हूँ तो लगता है अच्छा एक दिन और खर्चने को मिल गया। तो वो जो विस्मय उनके चेहरे पे शिशुओं सा फैलता है, बहुत अद्भुत है, बहुत ही रेयर है। मैं एक बार याद है मैंने उनको फ़ोन किया था, गाहे बगाहे कभी कर देता था मैं उनको फ़ोन, तो मैंने कहा कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो कविता लिख रहा था। मैंने कहा अरे मुझे बिल्कुल माफ़ी दे दीजिए, मैं बाद में बात करूँगा। कहते नहीं नहीं अब शायद मैं अच्छी कविता लिखूँगा। मतलब वो आप उनका इतना, वो इतने बढ़िया कवि है कि मुझे लगता है कि मतलब मैं खुद पैरों में ना बहुत कम गिरता हूँ किसी के। मैं उनके पैरों में गिर गया था, और जब मैंने उनको देखा था, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जब मैंने लिखी है किताब, तो उसमें जो एक चित्र है जिसमें वो पीछे से जा रहे हैं, उनकी बनियान फटी हुई है और वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मैंने उनका फ़ोटो खींचा था और उसमें लगाया था। मैंने कहा ये फटी बनियान पहने ये आदमी इस देश का कितना बड़ा लेखक है, कितना बड़ा लेखक। अद्भुत बात है, उनके लिए कुछ भी स्टार है वो, जो हमारे घर कभी नहीं आएंगे।
हम हिंदी के और दूसरी भाषाओं के लेखकों की बात कर रहे हैं। कभी संस्कृत का कोई नाटक पढ़ते हुए आपको लगा कि जैसे आपने मुद्रा राक्षस हबीब तनवीर ने किया था, उसमें शायद आपने काम किया या उसको देखा? नहीं, देखा है मैंने उत्तर रामचरितम में काम किया है जी। उत्तर तो रामचरितम। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी, हमारे दर्शकों को भी, संस्कृत के नाटकों को आपने कैसे अप्रोच किया, क्या उनका इम्प्रेशन मैंने रहा? कभी नहीं किया। नहीं, मंचन नहीं किया, पढ़ने के लिहाज से या उनसे क्या देखा सीखा था? क्योंकि जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है थिएटर की, उसमें बड़ा इस पे जोर होता है कि ये भी पढ़ा जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो एक थिएटर बहुत अद्भुत विधा है, उसकी संभावनाएं बहुत है। जैसे मुझे लगता है कि थिएटर में आप बहुत बड़ा सेट लगा देते हैं, तो मेरे लिए, बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर करता हूँ, मुझे लगता है वो बेकार है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि मैं नदी किनारे खड़ा था और लोगों को पता लग जाता है नदी किनारे खड़े हुआ। मैं जैसे राजदीप में बोलता हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, बाथरूम के बाहर, लोगों को दिख जाता है कि एयरपोर्ट, जी बिल्कुल, बाथरूम सब दिख जाता है। बिल्कुल। थिएटर में जादू है इस बात का, और उसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। वेरेज जब आप नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं या आप संस्कृत के नाटक पढ़ते हैं, वो एक समय में एक तरीके के लिखे, क्योंकि उसमें जब इल्यूजन आपको देना होता था तो दर्शक जो है पूरी तरह इल्यूजन पकड़ नहीं पाते थे, तो आपको उसके लिए ज़्यादा इल्यूजन में हर चीज़, कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ करनी पड़ती है शायद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो नाटक करें ना, पढ़ना सब चाहिए, लेकिन आज का नाटक बहुत ज़रूरी है। आज की भाषा में, अभी के इसमें, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम ना एक पायदान थोड़ा आगे बढ़ना है, एक बात नहीं कहना है, एक बात और कहना है, क्योंकि वो बड़ा सुंदर बात है कि हम जैसे मुझे लगता है कि आप अगर कोई नाटक डायरेक्ट करेंगे मेरा, वो आपके भीतर से गुजर के होना चाहिए। मुझे आपका जीवन उस नाटक में दिखना चाहिए अगर आपने डायरेक्ट किया नाटक, नहीं तो मैं पढ़ लूँगा नाटक। जैसे मैं अगर आषाढ़ का एक दिन जब मैंने पढ़ा था, मुझे याद है मैं बहुत रोया था। क्या सुंदर नाटक है मोहन राकेश। लेकिन मैं 17 साल में 3rd एक्ट में कालिदास की एंट्री पे मैं रो के बुरा हाल था। तो पहले किसी नाटक ने मेरे पे इतना असर डाला था पढ़ के, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करूँगा तो उसमें मेरा जीवन, मेरा वापस जाना आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है आपके जिए हुए जीवन का, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत, मतलब आप पास में जाके आप वो नाटक करो जिससे आपका कोई सीधा संबंध नहीं है। आपने आषाढ़ का एक दिन का जिक्र किया, कालिदास की एंट्री तो ठीक है, पर विलोम जो हॉन्ट करता है ना, विलोम, क्योंकि वो यहाँ दागता है सवाल। आपको याद है, मेरे को विलोम से ज़्यादा कालिदास अद्भुत लगा था, जबकि सबको विलोम अच्छा लगता है। मुझे कालिदास का वो जो, देखो जो उआपो कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जब आदमी को सब कुछ मिलता है और वो पता है कि वो सब कुछ मिल के हार गया है, सुख का दुख, कितना अद्भुत है। मुझे वो बहुत अद्भुत लगता है कि वो आया और वो हार चुका है, क्योंकि उससे मल्लिका नहीं, उससे उसका पास्ट खत्म हो गया। आपका जब जैसे मुझे याद है जब कश्मीर का हमारा घर, मेरी माँ ने एक दिन बताया कि कश्मीर का हमारा घर नहीं रहा, बारामूला, तो मेरे को ठीक लगा क्योंकि बहुत बचपन है। फिर जब उनका एक दिन फ़ोन आया कि सुनना, वो होशंगाबाद का अपना घर था ना, वो टूट गया बेटा। तो क्या हुआ ना, अचानक ऐसा लगा कि ये कालिदास था, ये खड़ा था और पास टूट गया। अब मैं कहीं, जैसे मैं एटलीस्ट मैं जा सकता था कि हाँ मैं पला बड़ा हूँ, अब मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ है नहीं वो। तो पास जब टूट के गिर जाता है ना, वो हार बड़ी होती है, बड़ी खतरनाक होती है वो। लेकिन वो बड़ा सुंदर है, ऐसा कुछ सब, मतलब उसको मैं रोमांटिसाइज कर सकता हूँ, राइटर हूँ, लेकिन यह है कि एक धरती हल्की सी हिल जाती है। एक और नाटक है आपका, पीले स्कूटर वाला आदमी, मेरा सेकंड प्ले है। जब मैंने इसको पढ़ा तो सबसे पहले मुझे उदय प्रकाश की कहानी पीली छतरी वाली लड़की, और वो कहानी जब आई थी 2001 या 2000 या 2001 में आई थी वो कहानी, 2000 हंस में छपी थी। व्हाट अ रिवोल्यूशनरी स्टोरी इट वाज बैक एट दैट। मुझे फिर भी पाल गोमरा का स्कूटर, नहीं, वो पाल गोमरा का स्कूटर और वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, और तिरिश तो खैर है ही कड़, और अंत में प्रार्थना, उससे अद्भुत कहानी नहीं है कोई। उफ, वाकनकर थे ना, क्या अद्भुत कहानी है वो, और अंत में प्रार्थना। और वो ये वाक्य का टुकड़ा कितना सुंदर है, और अंत में प्रार्थना, बहुत अद्भुत। दत्तात्रेय के दुख भी बहुत अच्छे हैं। 56 तोले का करधना, ओफो खैर वो तो एक हमने 56 तोले की करधन,
ये सब उदय प्रकाश हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं। उनकी हम लोग कहानियों पे ऐसे ट्रिप में आ रहे हैं तो आप लोग खोज के ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़िए। यू आर राइट। इनफैक्ट जब हमने इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी फिर से प्रकाशित करनी शुरू की, जिसमें पिछले अंक में मानव कौल जी की भी रचना है, तो देन आई रियलाइज कि ये पॉल गुमरा का स्कूटर और वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड सबसे पहले इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी में छपे थे जी। तो एकदम फक्र सा आ जाता है, अरे साहब क्या बड़ी लेगेसी है, बड़ी लेगेसी है। आप उदय जी का जिक्र कर रहे हैं, आप प्रेम गिलहरी दिल अखरोट लिखते हैं, और उदय जी की एक कविता है कि ऐसा करते हैं कुछ तुम मिस्री की डली बन जाओ, है? तो मुझे जब भी मैं प्रेम गिलहरी दिल अखरोट देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले वो उदय जी की कविता याद आती है। नाइस। पीले स्कूटर वाला आदमी। हाँ, तो पीले स्कूटर वाला आदमी की जर्नी बहुत अद्भुत है। बस मेरा दूसरा प्ले था, मैंने शक्कर के 5 बड़ी शराब खर्च हुई, बड़ी शराब खर्च हुई उसमें। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने वो नाटक किया, क्योंकि वो पहला एक तरीके का एब्सर्ड प्ले था, जो मेरा दूसरा प्ले था, लेकिन वो एब्सर्ड प्ले है। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतना क्यों कॉलेज वाले सब लोग बहुत करते हैं उस प्ले को। और मुझे याद है जब मैंने वो प्ले ओपन किया था पृथ्वी फेस्टिवल में, कुमुद ने लीड रोल किया था, कुमुद ने 2004 में। मैं, कुमुद, सत्यजीत, सादिया, हम लोग सब थे उसमें, गोपाल। तो जब वो नाटक का ओपन हुआ और ख़त्म हुआ, तो हमारे जो सीनियर्स थे बहुत सारे लोग, उन्होंने आके मुझे बहुत गाली दी थी। क्या किया ये तुमने, स्टॉप वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये क्या चल रहा है तुम्हारा, कुछ भी पर्सनल। मतलब मैं एकदम नया था, मेरा दूसरा नाटक था, तो मैं दादा, मुझे याद है मैंने पृथ्वी शक्कर के 5 दाने पहला और ये दूसरा, वो एक ही साल में। और कहाँ खोला? पृथ्वी में, पृथ्वी फेस्टिवल। मेरे को याद है मैं ऊपर गया मेकअप रूम में, वो जो ग्रीन रूम अंदर बने हुए हैं ऊपर, मैंने उसको बंद किया अंदर से, और मैं आधे घंटे से रोया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों किया मैंने नाटक। क्योंकि आपके जो सीनियर थे वो एकदम गाली देके गए हैं आपको, वो बैक स्टेज में आके गाली देके गए। मैं बाहर आया, मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। और आप डाउट में रहते हो ना, लाइफ भर डाउट में थे कि आपको पता है छोटे शहर से बम्बई में आप रह रहे हो, यही कोई भी भगा सकता है आपको, ऐसा है। तो मैं बाहर आया, मैंने बोला अब नहीं करूँगा, ये नाटक अब नहीं करना है मुझे। और फिर उसके बाद ये नाटक एक दिन मेटा में सेलेक्ट हो गया। हमको दोपहर 4 बजे का शो दिया, धूप में। हम दोपहर में कर रहे हैं, शबाना आज़मी से लेकर सब लोग ऐसे देख रहे हैं नाटक, उनके मुंह पे सन आ रहा है। मैंने कहा मिल गया है शो, कर लेते हैं। उसमें मिल गया बेस्ट प्ले राइट, बेस्ट एक्टर उसको। तो अचानक वो कुछ हो गया उस नाटक का, होता ना कि 3-4 शो मिल गए। फिर हम बम्बई आके किया, और वो नाटक लोगों को ऐसा पढ़ने लगा कि वो सारी एब्सर्डिटी उनकी समझ में आने लगी, और वो नाटक चलता ही चला गया। ऐसा है, तो आपको पता नहीं होता कि। तो फिर मुझे बहुत, क्योंकि मैंने उस समय उतना नहीं पढ़ा था पूरा साहित्य, जो पूरे वर्ल्ड लिटरेचर उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मैं हिंदी पढ़ता था, अंग्रेज़ी आती नहीं थी बिल्कुल। फिर अंग्रेज़ी पढ़ना चालू किया तब मुझे पता लगा पर्सनल इज़ यूनिवर्सल। आप एक अच्छी कहानी किसी और की लिखोगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसका क्या महत्व है। तो जितना तुम पर्सनल हो और जितना उसमें फिक्शन है, उतना यूनिवर्सल है। मतलब रस्कोल्निकोव वहाँ लिखा गया, मैं एक चॉल में बैठ के पढ़ रहा हूँ क्राइम एंड पनिशमेंट, और मुझे लगता है मैं रस्कोल्निकोव हूँ। वो कैसे हुआ? वो तभी हुआ ना कि दोस्तोवस्की ने ये लिखा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है मैं अगर ये नहीं लिखूँगा, ये जो मेरा है, एक और कहानी, एक और नाटक करने का मतलब ही नहीं। तो वो वहाँ से उनकी डांट का वही है, एक उल्टा असर हुआ कि आई नो क्या करना है मुझे यही करना। इल्हाम हो गया। इल्हाम इल्हाम के बारे में बताइए। इल्हाम भी एक अद्भुत, मतलब वो एक अजीब सी जर्नी थी। मैंने एक नाटक लिखा था, बिकॉज मैं एथीस्ट हूँ, मैं एक तरीके का खोज में निकला था। मेरे को याद है इसी के बाद मैं मैक्लॉडगंज गया था, और मैं आई जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग। और मैं 1 महीने मैक्लॉडगंज रहा, मैं किताबें पढ़ रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि क्या है। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया कि व्हाट इफ एक भगवान नाम का कैरेक्टर है जिसको इनलाइटनमेंट हो जाता है, हम क्या कर लेंगे। और वहाँ से ये नाटक चालू हुआ। मैंने नाटक लिखा, और ऑफ कोर्स कुमुद को मैंने दिया। मैंने कहा ये आपको करना है इस बार। और उसकी जो रिहर्सल होती थी, चुप में होती थी। मेरी और कुमुद की बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं रिहर्सल में।
क्योंकि मुझे वो एक तरीके से ही डायरेक्ट करना था नाटक। और I can spend a fortune to watch you and कुमुद मिश्रा fighting. बहुत ही मतलब क्यूट फाइट होती इसीलिए तो मैं क्योंकि मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि वो है, बट क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रेन्ड आदमी है। है। नहीं, और दूसरा क्या था ना, बिकॉज वो उतना बजिंग माहौल है, क्योंकि वो बहुत कठिन नाटक है, एट द सेम टाइम सरलता से करना है उसको, और पूरी फिलॉसफी, पोएट्री, फिलॉसफी उसमें विटगेनस्टाइन है, रमन महर्षि है उसमें, उस नाटक में सब है, और सबका लब्बो लुबाब है इल्हाम। तो उसको एक तरीके, और उसमें जो सबसे बड़ा फिलोसफर आता है वो चाचा चौधरी आते हैं साबू के साथ, मतलब वाह, वो इस तरीके का नाटक है, सुंदर। तो मुझे लगा। आप विटगेनस्टाइन का जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं मीम्स पे एक बहुत नामचीन प्रोफेसर हैं यूके की, उन्होंने एक बुक लिखी है, अच्छा, उसमें विटगेनस्टाइन का जिक्र आता है कि कैसे इम्प्रेशन और वो सब चीज़ें फॉलो होती हैं, कि उनकी एक स्टूडेंट वो ऐसे गर्दन झुका के, कंधे झुका के तरह से बात करती है, तो एक प्रोफेसर ने कहा कि आर दे द फॉलोअर, एंड देन दे रियलाइज कि उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा विटगेनस्टाइन को फॉलो करते थे, तो उनका मैनरिज्म इसमें उनमें और कैसे वो पास ऑन हो रहा है। अद्भुत है। वाह। बलि और शंभू आपका एक नाटक है, उसके बारे में बताइए। बलि और शंभू मैंने मनाली में लिखा था, जब मैं एक 1971 नाम की फिल्म कर रहा था। एक तो आपको ना इस देश के सारे टूर ऑपरेटर से कट लेना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिनके मन में आपने पहाड़ों के लिए, पहाड़ों में बेवजह भटकने के लिए, टूरिस्टी प्लेसों से दूर जो सो कॉल छोटी जगहें हैं, छोटे स्टॉपेज हैं, वहाँ रेंडमली रुक जाने के लिए, कुछ दिन गुजारने के लिए, अपने अकेलेपन को भोगने के लिए, ब्लैक कॉफ़ी के लिए, इतनी सारी आपने वजहें अपने लिखे में मुहैया करा दी हैं ना। अभी आपने मनाली का मुझे फिर जिक्र आ गया। पिछली बार हमारी तितली पे आपके उपन्यास पे बात हुई थी, उसमें बेसाख्ता जो जिक्र आता है जी। इनफैक्ट मैं पहली मर्तबा लैंडोर गया तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा, मैंने कहा अच्छा ये तितली, जैसे आप बोले ना कि एकदम पेरिस में वो चल रहा था। लेकिन बलि और शंभू, क्योंकि मैं तब एक्टिंग छोड़ रखी थी, मैंने वो किचन चलाने के लिए मैं काम करता था। मैं 1971 हाँ बोलती थी, मनोज बच्चू वाली फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है वो, जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी फिल्म है वो, उसकी YouTube पे अनफॉर्चुनेटली उतनी चर्चा नहीं होती है। वेरी गुड वर्क, मनोज भाई भी बोलते हैं कि वो काम बहुत अच्छा है। तो मैं वहाँ रहता था, और मैं सिर्फ शूटिंग खत्म होते ही चला जाता था ओल्ड मनाली, एक छोटे से कैफे में बैठ के बलि और शंभू लिख रहा होता था, और कुमुद वहीं था, तो उसको वहीं सुना रहा होता था, ये लिखा है सीन, ये लिखा है सीन। तो आते हमने ओपन कर लिया बलि और शंभू, और एक दो बूढ़ों का ओल्ड एज होम का मस्तीपन, मज़ा आया वो करने में नाटक। गोरकी का खूब जिक्र आता है, त्रासदी में भी। नहीं, एक्चुअली दो ही जगह जिक्र आता है, इन्हीं दो में, त्रासदी और शक्कर के 5 दाने। अच्छा। क्योंकि शक्कर के 5 दाने जब लिख रहा था तब मैं गोरकी पढ़ता था बहुत, तो मदर का आना जरूरी था, और उसी समय करीब मैंने शायद त्रासदी भी ये कहानी लिखी थी, तो उसमें भी गोरकी का जिक्र था। तो कुमुद ने जब देखा त्रासदी, क्योंकि कुमुद तो कुमुद ने कहा कि यार हमको ना शक्कर के 5 दाने और त्रासदी एक के बाद एक करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी माँ है, मग्गे वाली औरत, और ये भी है। तो कब करेंगे ऐसा? तो अब कुमुद का है वो ड्रीम की फर्स्ट हाफ ये इंटरवल, सेकेंड हाफ त्रासदी, तो लोगों को एक स्पेक्ट्रम पता लगेगा कि एक 2004 में नाटक हुआ और एक 2014 में, एक सोलो 2004 में हुआ, एक सोलो 2014 में, और दो अलग अलग उसके वो। आप लोगों की बतौर डायरेक्टर एक्टर जुगलबंदी तो हमने काफ़ी देखी है, पर बतौर डायरेक्टर आप दोनों पार्क में कैसे फंक्शन करते हैं? नहीं, वो असल में मेरा गिल्ट था। क्या हुआ कि मैंने, मतलब वो कुमुद भाई को भी यही पता है ये बात, वो हुआ ये कि वो पार्क पहला नाटक था जो बिना कुमुद भाई के मैं कर रहा था, उन 7 नाटकों के बाद। तो मैं हिला हुआ था, और मैंने कुमुद भाई को बोला, कुमुद भाई ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपके बिना करूं, तो आप और मैं डायरेक्ट करेंगे साथ में। कुमुद ने कहा देखो ये मैं, मतलब क्या ही होगा, तो मैंने उनका नाम डाल दिया था, डायरेक्टेड बाय कुमुद माना। बट वो था कि वो मेरा वो था कि मैं उनके बिना नाटक कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि मैंने उनके बिना नाटक पार्क भी उनके लिए लिखा था असल में, लेकिन फिर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, फिर गोपाल ने किया वो रोल नहीं किया, लेकिन मैं उनको नाम रख दिया। मैं कहा नाम तो है, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ माई राइटिंग। तो वो पहला नाटक था जो मैंने उनके बिना किया।
आप गिल्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे नेटफ्लिक्स पे आपकी सीरीज़ आई है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। सीए टॉपर। हाँ, बहुत सारे सीए आपको खोज रहे हैं कि ये जो पैरेलल लाइफ दिखाई हमको कैसे मिलेगी। हाँ, ये बहुत ही मुझे लगता है कि पुनीत जो है कृष्णन, जो जिन्होंने ये लिखा है, जो मिर्ज़ापुर के भी राइटर हैं और इसके भी राइटर और शो रनर हैं और को डायरेक्टर हैं अमृत के साथ, वो मेरे का लगता है कि एक बहुत ही रेयर, एक इतना स्टनिंग कैरेक्टर लिखा था और वो मेरी झोली में आके गिरा और मुझे परफॉर्म करने को मिला। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ इस बात। किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? मैं पिछले दिनों मुंबई में था, हमारे एक बड़े नामचीन प्रोड्यूसर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारी माता जी को ये शो बहुत पसंद आया। तो बहुत ही अलग अलग सेगमेंट से बहुत अलग अलग किस्म की रिएक्शन मैंने सुनी। आप तक क्या रिएक्शंस पहुँचे? बहुत अद्भुत है ये बात। अगर आप इसको देखें, मतलब मेरे को लगता है आप तो बिल्कुल ही समझेंगे इस बात को। जहाँ एक वर्ड आता है सेक्स, तुरंत के तुरंत हम पुरुष के उसकी करने लगते हैं, यार अच्छा ही तो सेक्स है, सारे पुरुष तो देखेंगे, मतलब ना एक तरीके का वो है। और जबकि ये वुमेन सेक्सुअलिटी पे बात करता है और आपको बाद में समझ आता है कि औरतें आपको मैसेज करी। मेरी माँ की फ्रेंड्स ने फ़ोन किया है कि तुमको पता है कितना महत्वपूर्ण है ये सीरीज़, कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये पहली बार बता रही है कि औरत का जो है एक सेक्सुअल लाइफ है और वो इम्पॉर्टेंट लाइफ है। तो ये ना उस बात को ही तोड़ती है कि जहाँ सेक्स की बात आती है पुरुष नहीं है इम्पॉर्टेंट, ये किसी और की तरह है। यहाँ वैश्या जो है, जो जिक्र होता है पुरुष वैश्या, वो कोई और है। और आपका पूरा का पूरा ना वो बदल जाता है कि अच्छा ये मतलब इसका क्या मतलब है, ये कैसे होता है। और आप रिएक्शन देखोगे, कितने सुंदर रिएक्शन आ रहे हैं इसके। कोई भी उस तरीके से बात नहीं कर रहा है कि अरे क्या ये फोर्ड शो बनाया है, या ये किसी ने बात नहीं की है। जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो उसकी उस बात पे बात कर रहे हैं। मतलब लेटर्स लिखे हैं लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं इस पर कि पहली बार एक वुमेन सेक्सुअलिटी पे पूरा का पूरा एंटरटेनिंग शो है। एंड क्या कमाल की कास्टिंग है। आप हैं तिलोत्तमा सोम, शुभ्रज्योति बराट, आई मीन क्या काम किया है। श्वेता बसु प्रसाद का काम है। उनके हस्बैंड जो बने हैं वो, उनको मैंने पहली बार इनकी मेघना की जो फिल्म थी तलवार, उसमें वो जो नाटक होता है, वो नौकर होता है कृष्णा, क्या गजब काम किया था। और बहुत अच्छा एक्टर है वो, मुझे बड़ा पसंद है वो। फैजल मलिक सब, अशोक पाठक है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। शुभ्रज्योति हैं। हाँ, शुभ्रज्योति तो अद्भुत है, बढ़िया। क्योंकि इस एज यू सेड कि वो टॉपिक ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अरे साहब ये उल्लू टीवी वाली दिशा में जा रहा है क्या। बिल्कुल, आपको बाद में सरप्राइज हो जाता है कि ये कितना ज़्यादा एक तरीके का एक्सपेरिमेंट बहुत सुंदर है। आप जब उसका ये अंत पे आता है, आपको लगता है किस एब्सर्डिज्म पे चली गई है बात। और बहुत उसको देखते हो पल्प फिक्शन जैसा कुछ हो, जो रैंडम, मतलब अलग रैंडमनेस है। एक घोड़ा चला आ रहा है उसके बाद आपको लगता है कि, और मुझे ये घोड़ा मैंने कहा ये एक आदमी सोच कैसे रहा है, ये जिसने लिखा है। और वो चौरसिया जी का किरदार जो लेके साहब आपने मंगाया, और क्या एक्टर है बहुत। और फिर वो वापस लेके जा रहा टक बहुत फनी है वो। और कितने अच्छे से उसको शूट किया कि अभी उसकी लाइफ चौराहे पे है और चौराहे पे वो फैमिली उतर के चली गई और वो एक तरफ हो लिया। एंड द गर्ल हु प्लेड योर वाइफ, नैना सरीन, क्या वंडरफुल परफॉर्मेंस और इतनी अंडरटोन परफॉर्मेंस। और भाई साहब एक हमारी लेकिन शिकायत है, हाँ? ये दर्ज की जाए, उसको देख के वो जाफरान वाला केक खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। पाप लगेगा आप सबको, शुगर हो जाएगी। कहाँ मिलेगा वो केक? वो अब मैं पुनीत से बोलता हूँ कि कहीं से कुछ कराए जुगाड़, हमको वो केक खिलवा दीजिए, क्योंकि वो मतलब सबकी परफॉर्मेंस एक तरफ, केक एक तो वो जो फैजल का किरदार पुलिस वाला जाके समोसा पेलता है, तो आपकी कई स्तरों पे क्षुधा जागती है। सही बात है, बहुत मज़ा आया उसको देख के। सबसे आखिरी में मैं आपको आपकी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनका कैप्शन हमें और हमारे दर्शकों को अरे बाबा बता दें। ये हम एडिट में भी लगा देंगे, आप देख लीजिए। ये क्या है? मैं ब्रेक डांसर था अपने गांव का, तो जो ये सनी डांस क्लब वाले दिन है। हाँ, तो जब गैदरिंग होती थी
तो मैं ब्रेक डांस करता था। तो मेरी माँ को ऐसा लगता था कि ब्रेक डांसर जो होता है उसका एक तरीके का कॉस्ट्यूम होना चाहिए। तो उन्होंने जाके एक चिलकनी वाली मेरे लिए एक सिलवाई, अति चमकीली, और उस पर M लिखवाया। और मुझे आज तक नहीं पता ये सर पे मेरे क्या लगा दिया था उन्होंने, और कहा कि अब बेटा डांस कर, देख कितना मजा आएगा। थैंक यू माय आंटी। और ये मैं मिथुन का बहुत बड़ा फैन। मिले आप उनसे? कहाँ मिला? नहीं, मिला। मैं भी फेम गेम की प्रमोशन कर रहा था जी, कि जो आपकी माधुरी दीक्षित के साथ सीरीज है। तो उसमें मेरी उनसे एक प्रमोशन के दौरान मुलाकात हुई। मैं कहते रह गया क्योंकि वो और माधुरी अपने पुराने किस्से पे चले गए थे। तो मैंने कहा फिर मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन हुए, मिथुन चक्रवर्ती हुए, ऐसा कौन नहीं है जिनका बचपन की उनके साथ मेमोरी नहीं है। तो वो थक गए होंगे सुन के ना कि बचपन में क्या था ना कि मैं समझ गया। पूरा देश का ही हाल था क्योंकि हम सब मिथुन जैसे बाल रखना चाहते थे, बच्चन जैसा हम चाहते थे ये सब हो। तो हमारी अपब्रिंगिंग हुआ है। ये मेरा स्पोर्ट्स का मेडल है 2, जिसको लेके फ़ोटो खिंचाई गई। और जब ये पहली बार, मुझे याद है, पहली बार मेरे जीवन में मेरी तस्वीर पेपर में आई थी, ये वाली। और किसमें छपी थी? नई दुनिया, भास्कर? उसमें शायद भास्कर में छपी थी। हाँ। पहली बार तो होशंगाबाद में जब ये पेपर में आई तो मेरे पापा के पास आया पेपर। तो मुझे लगता था मेरे पापा ऐसे रहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में ना, ऐसा उनको लगता था ये तो मतलब इसका कुछ। तो उन्होंने ये जो तस्वीर है ये सालों साल अपने ऐसे पास रखी। मतलब तो ये तस्वीर उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट तस्वीर थी, मुझे नहीं पता था कि उनके पास हमेशा रहती थी ये तस्वीर कि पेपर में जो है मेरे बेटे की फ़ोटो आई, जो असल में उनको लगता था कि कुछ ना हो पाएगा इसका। अभी कभी स्विमिंग पूल में उतरते हुए ध्यान आता है कि यार? अब तो स्विमिंग पूल में मैं जाता ही नहीं, बहुत कम जाता हूँ। क्योंकि वो क्या है, जब आप स्पोर्ट्स में होते हो और तैराकी करते हो ना, आपका कोच इतना तैरा चुका होता है आपको कि आपको पूल देखते लगता है। तो मैं टेनिस खेलता हूँ, मैं बाकी गेम में स्विमिंग नहीं करता हूँ। आपने मसान फिल्म देखी है? मसान नहीं देखी मैं, क्योंकि मसान फिल्म में एक दृश्य है जो आपके जीवन का दृश्य है और कई बच्चों के जीवन का। उसमें बच्चे नदी में कूदते हैं, सिक्का भर के लाते हैं। वो मैं तो यही किया है। मैं, सलीम और राजू, हम 3 दोस्त थे और हमारा कचौड़ी समोसे का काम था खाना, और उसके पैसे किसी के पास नहीं होते थे। तो नदी जाते थे, गोता लगाते थे, पैसे बीनते थे, मुंह से निकालते थे, 2 ढाई 3 रुपये हो जाते थे, बढ़िया जलेबी समोसे आते थे उससे। तो ये काम था हमारा। काम का जिक्र हो रहा है मानव कौल, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दुकानदार दोस्त हैं, पतंग बेचने के 7 नायाब तरीके कुछ ऐसा कुछ। पतंग, क्योंकि एक मुमताज़ भाई पतंग वाले थे हमारे यहाँ। हाँ। जिन पे मैंने एक कहानी और एक नाटक भी किया है जी। तो मुमताज़ भाई पतंग वाले मुझे मतलब अगर कोई सबसे बड़ा सुपरस्टार लगता था तो वो मुमताज़ भाई लगते थे। तो मैं उनके दोपहर में उनकी पतंग की दुकान पे बैठे बैठे पता नहीं कितने दोपहरें मैंने बताई ऐसे देखते हुए उनको कि कैसे ये मांझा करते हैं, थर 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 लपेटते हैं, कैसे पतंग में जोते बांधते हैं, टाक टाक ये देते हैं पतंग, कैसे बेचते हैं। तो मुझे लगता था कि ये बन जाऊँ एक बार में, ये फिनिश से पूरा दुकान हैंडल करूं। तो मैंने खोल ली अपने घर में ही दुकान, क्योंकि दुकान तो, और फिर कोई खरीदने नहीं आया तो मैंने ही उड़ाई सारी पतंगें। तो मेरी दुकान के उस पर बच जाइए, मेरी सारी दुकानें वही हैं। कैसे लूप क्लोज होता है? फिर आप काय पोछे कर रहे हैं? फिर मैं काय पोछे कर रहा हूँ। अद्भुत बात। ये इटारसी जाके मैंने पहली बार फोटो सेशन करवाया था। सलीम ने कहा कि मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, तेरी फ़ोटो खिंच जाएंगी और फ़ोटो खिंचने के बाद ही आदमी हीरो बनता है। तो वो और मैं, आप हीरो बनने बम्बई आए थे? मैं तो एक्टिंग करने आया था कि यार कहीं भी काम मिल जाए। ये हीरो बनने भी आया था। हीरो बनने आए थे? बिल्कुल हीरो बनने आया था। क्यों नहीं बनूंगा हीरो? और बन गए? अब पता नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ये तो दर्शक का हक है। बिल्कुल। ओहो, यही वो नाटक है, बेकार की बकबक। कुमुद भाई और मैं काम कर रहे हैं और हम दोनों को अंदर से पता था कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और ये वो नाटक है जिससे जुगलबंदी शुरू हुई। नीचे शक्कर के 5 दाने और जजंतरम ममंतरम मेरी फिल्म। ये पीले स्कूटर वाला आदमी कुमुद भाई और मैं, मेरे लिए ये मेरा फेवरेट फ़ोटो है। हम मतलब ओहो,
क्या यादें हैं इसकी, अद्भुत। थैंक यू। उस्ताद कहते हैं ख्वाहिशें अधूरी रहनी चाहिए, वापसी की वजह बनी रहती है। हम फिर बैठ के करेंगे। बड़ा मन था कि मानव कॉल से नहीं, मशहूर लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शकों में आपको बैठा हुआ। मुझे याद है हमने तितली में बात की थी, आपकी आंखें भर आई थी, और आपने शायद माँ की बात की थी, शायद नहीं कुछ तो जी, बात की थी, जी, अपनी आंखें जी। भर आई थी। और जब मैंने त्रासदी किया था तो मेरे दिमाग में था कि यार इनको देखना चाहिए त्रासदी, ऐसा आया था मेरे दिमाग में। और जब हमारी चर्चा हुई मैंने उससे बोला नहीं, मैंने कहा उनको आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पीछे मैं बताऊंगा फिर वो बेकार में मैं। लेकिन जब मैंने आपको दर्शकों में देखा, जब मैं आया स्टेज पे और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या था आपके लिए त्रासदी? मेरे को बहुत, क्योंकि यू वांट मी टू क्राई ऑन कैमरा? नो, आई वांट टू नो, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए मैंने लिखा है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता था। आपके लिए कैसा जो था? आपने कहा ना, तो जो ललन टॉप देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत बोलने का शऊर है या कहानी कहने का शऊर है। कहानी मेरी माँ कहती है, और इतने यकीनी ढंग से कहती है कि मतलब एक बहुत छोटा सा प्रसंग होगा। मैं हॉस्टल से घर गया, उनको ये बताना है कि एक चोर ने घर में घुसने की कोशिश की, तो चोर ने ताला तोड़ा, कुत्ता भौंका, चोर अंदर आया, माँ आंगन में सो रही थी, माँ ने देखा, माँ चीख के भागी। पिताजी का हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर था, वो अंदर वाले कमरे में सो रहे थे, वो बाहर आए और चोर भाग गया। बस इतना है। वो इसे 90 मिनट सुनाती है, और पूरी ध्वनि के साथ, और उनकी आवाज़ का आरोह अवरोह के खट्ट की आवाज़ भाई। और हमें लगी राम जा कौन से कमरा से आवाज़ आई है, तिदवारी की खिड़की तो ऐसी है, चकिया वाले कमरा की खिड़की तो वैसी है, इतय की कुंडी में सांकर है। एंड शी इज एक्सप्लेनिंग, एंड आई हैव सीन दैट हाउस, आई हैव लिव्ड इन दैट हाउस मेरे गांव में। और फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और हम ये कह के भगे तो पापा आए, उनने पिस्टल निकाली, एक एक चीज़। और मैं सोचता ये क्या अद्भुत महिला है, और उन्होंने संस्कृत में एमए किया। और ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े अफसोसों में है कि वो क्या हो सकती थी। शी वॉज अबाउट टू बी अ प्रोफेसर, पर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द फैमिली कि अब बताइए घर की बहुएं नौकरी करेंगी, तो वो ये ना कि वो तो इतनी खलिश की वो, ये सब कितनी कमाल महिलाएं हैं जिन्होंने हमें पाला, मोहब्बत की, बड़ा किया। पर ये हमारी बहुत सकरी पहचान, ये सब वही कि दाल बहुत अच्छा बनाती हैं, वो बहुत कुछ बना सकती थी। तो मैं वो देख रहा था, तो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं त्रासदी देखते हुए रोऊंगा नहीं, मैं बाद में रोऊंगा, अब इतनी जल्दी खर्च नहीं करूंगा। सो थैंक यू। मैंने आपको कल हमारी जब फ़ोन पे बात हो रही थी तब भी यही चीज़ कही। सो या दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, तो छोड़ देते हैं अभी कैमरे के लिए। थैंक यू सो मच। वील टॉक अबाउट इट। बहरहाल संवाद का ये सिलसिला फ़िलहाल के लिए यहाँ थमता है। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। बातें करते रहिए, गुनते रहिए, बुनते रहिए, ताकि सबसे ज़रूरी संशय और सबसे ज़रूरी संकल्प एक दूसरे के पूरक बने रहें। मानव कॉल आपने इतना समय दिया, अपनी बातें, अपना मन, अपना ही साझा किया, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही पीठ पे बेचैनी और उत्सुकता का बस्ता लादे घूमते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मज़ा आ गया। थैंक यू। कट।